लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अपने ही बिछाए जाल में फंस गई है। पार्टी की सबसे बड़ी चिंता यह है कि राहुल गांधी कोई करिश्मा नहीं दिखा पा रहे हैं। कांग्रेस बार बार राहुल गांधी को आगे कर रही है, लेकिन राहुल गांधी जनता के बीच छाप नहीं छोड़ पा रहे हैं। एक तरफ तो पीएम मोदी डायरेक्ट जनता से कनेक्ट कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है जैसे राहुल गांधी जबरदस्ती राजनीति कर रहे हैं। बिना सोचे समझे राहुल गांधी कुछ भी बोल देते हैं और फिर कांग्रेस को चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ जाता है। मोदी लहर के बीच यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी के साथ ऐसा कांड हो गया है जिसके बाद कांग्रेस के नेताओं के पसीने छूटने लगे हैं। वहीं लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर कांग्रेस ने बीजेपी को बड़ा सियासी हथियार पकड़ा दिया है। इन सभी खबरों के बारे में आगे आपको बताएंगे डिटेल में। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल के बारे में भी बताएंगे आपको कि कैसे एक खुलासे से केजरीवाल की बढ़ गई है मुश्किलें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जेल से आई है केजरीवाल के लिए बुरी खबर। ऐसे में अब केजरीवाल एंड कंपनी के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। कांग्रेस राहुल गांधी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए लॉन्च करने की कोशिश कर रही है, लेकिन राहुल गांधी की सियासी लॉन्चिंग नहीं हो पा रही है। कांग्रेस की लाख कोशिशों के बाद भी राहुल गांधी जनता के बीच जलवा नहीं दिखा पा रहे हैं। जनता तो छोड़िए, इंडी गठबंधन के दल भी राहुल गांधी को भाव नहीं दे रहे हैं। इंडी गठबंधन में शामिल दल भी राहुल गांधी की जमकर बेइज्जती कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो राहुल गांधी को नेता मानते ही नहीं है। ऐसे में राहुल गांधी पीएम मोदी को चुनौती देने का कैसे सोच सकते हैं, ये समझ से परे है। पीएम मोदी से मुकाबला करने के लिए बड़े जोश के साथ एकजुट होकर विपक्षी दलों ने इंडी गठबंधन बनाया था, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले ही इंडी गठबंधन की हवा निकल गई है। इंडी गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जा चुके हैं। वहीं यूपी में जयंत चौधरी की पार्टी भी बीजेपी के साथ है, लेकिन जो दल इंडी गठबंधन में अभी भी बने हुए हैं वो भी राहुल गांधी को डुबोने में लगे हुए हैं। अब राहुल गांधी की हालत ये हो गई है कि पार्टी उनके लिए सेफ सीट खोज रही है कि राहुल गांधी लोकसभा चुनाव कहां से लड़े जो आसानी से जीत जाए, क्योंकि वायनाड सीट पर लेफ्ट ने मजबूत उम्मीदवार उतारकर राहुल गांधी की नींद उड़ा दी है। बीजेपी की वजह से राहुल गांधी अमेठी से भागकर वायनाड गए थे और अब लेफ्ट की वजह से राहुल गांधी वायनाड से भी भागने की तैयारी में है। राहुल गांधी जो अपने दम पर एक सीट भी जीतने में नाकाम दिख रहे हैं और उनके लिए पार्टी सेफ सीट ढूंढ रही है, ऐसे में वो पीएम मोदी से मुकाबला करने की बात करेंगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे ही। दरअसल केरल की वायनाड सीट से सीपीआई ने एनी राजा को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इसके चलते राहुल गांधी के तेलंगाना से लोकसभा चुनाव लड़ने की खबरें आनी शुरू हो गई है। चर्चा है कि तेलंगाना के कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राज्य की 17 लोकसभा सीटों में से किसी एक से चुनाव लड़ने की वकालत कर रहे हैं। खबर के मुताबिक सूत्रों ने कहा है कि राज्य के नेताओं ने केंद्रीय नेतृत्व को अपनी इच्छा से अवगत कराया है और पार्टी नेतृत्व इसे स्वीकार भी कर लिया है। डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक इस बात की पूरी संभावना है कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में अमेठी के अलावा खम्मम या भावनागिरी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। गौरतलब है कि ये दोनों ही कांग्रेस की सुरक्षित सीटें और ये पार्टी का मजबूत गढ़ भी मानी जाती है। बता दें कि 2019 में तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस केवल 3 सीटें ही जीत सकी थी, जबकि केसीआर की बीआरएस ने 9, बीजेपी ने 4 और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने हैदराबाद पर जीत हासिल की थी। वहीं राज्य में सरकार बनाने के बाद कांग्रेस को उम्मीद है कि इस बार लोकसभा के चुनाव में तेलंगाना में उसकी सीटों की संख्या बढ़ेगी। तो देखा आपने कैसे वायनाड से चुनौती मिलने के साथ ही कांग्रेस अपने युवराज के लिए सेफ सीट खोजने में लग गई है। लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी को पीएम बनाने का सपना देखने वाली कांग्रेस कब तक राहुल गांधी के लिए सेफ सीट ढूंढती रहेगी। क्या सेफ सीट से चुनाव लड़कर राहुल गांधी पीएम मोदी जैसे मजबूत छवि वाले वर्ल्ड लीडर के सामने टिक भी पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। आम आदमी पार्टी अब पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो भाग जाते हैं। चुनाव के वक्त केजरीवाल जनता को फ्री का लॉलीपॉप देते हैं कि कैसे भी चुनाव जीत जाएं। फ्री रेवड़ी की वजह से केजरीवाल दिल्ली में सरकार चला रहे हैं, लेकिन काम करने की जगह ब्लेम गेम खेल रहे हैं। केजरीवाल बिना सबूत के अपने विरोधी नेताओं पर आरोप लगाकर भाग जाते हैं, लेकिन अब केजरीवाल को लेकर ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिससे आम आदमी पार्टी के लिए जवाब देना मुश्किल हो सकता है। केजरीवाल के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई तेज कर दी है और वो कभी भी जेल जा सकते हैं। इस बीच अब जेल से केजरीवाल को लेकर खुलासे भी हो रहे हैं। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल को कोई भी चैलेंज करके चला जा रहा है। पहले तो अरविंद केजरीवाल पर दूसरे दलों के नेता ही हमले करते थे और उनका 2 चेहरा जनता के सामने लाकर रख देते थे, लेकिन अब हालत ये हो गई है कि अरविंद केजरीवाल को ठगी करने वाले लोग भी ललकारने लगे हैं। अरविंद केजरीवाल जल्द जेल भी जा सकते हैं, इस पर भी बड़ा खुलासा हो गया है।
अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक हैसियत और प्रासंगिकता का आलम यह है कि केजरीवाल को अब न दूसरे दलों के नेता सीरियस ले रहे हैं और न ही कथित तौर पर वो लोग जिनके साथ मिलकर केजरीवाल साहब ने दिल्ली की सरकार में रहते हुए कथित तौर पर भ्रष्टाचार किया है, जिनके आरोपों से उनकी सरकार और उनके दिग्गज नेता घिर गए हैं। ठगी के आरोप में मंडोली जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विरोध में निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। 200 करोड़ रुपए की वसूली के मामले में आरोपी सुकेश ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को संबोधित करते हुए 3 पेज का पत्र लिखा है। यही नहीं, आरोप लगाया कि सीएम केजरीवाल ने उसे धमकी दी और 3 महीने तक मौन रहने के बाद तमिलनाडु और कर्नाटक विधानसभा चुनाव में टिकट देने के लिए प्रलोभन देने का भी प्रयास किया। सुकेश ने दावा किया कि केजरीवाल ने उसे अपना बयान वापस लेने और मुख्यमंत्री और उनके सहयोगियों के खिलाफ दर्ज कराई शिकायतों को वापस लेने के लिए भी कहा। सुकेश ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने उसे ये सब कुछ करने के एवज में राजनीतिक समर्थन देने की पेशकश की थी। हालांकि चंद्रशेखर ने इन सभी ऑफर को ठुकरा दिया था और इस बात पर जोर दिया था कि वह सत्य पर चलने वाला व्यक्ति है। उसने केजरीवाल की आलोचना की। चंद्रशेखर ने आरोप लगाया कि केजरीवाल और उनके सहयोगी भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, लिहाजा उनकी कानूनी दुश्वारियां बनी हुई हैं। पत्र में केजरीवाल को भ्रष्टाचार के आरोपों का सीधे सामना करने की भी चुनौती दी गई है। सुकेश चंद्रशेखर ने दावा किया कि वो अरविंद केजरीवाल के गलत कामों का खुलासा करके रहेगा। सुकेश चंद्रशेखर ने अपने पत्र में लिखा है कि केजरीवाल जी, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस महाठग को आपके ही विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने प्यार दिया। तो देखा आपने कि कैसे सुकेश ने खुलासा कर केजरीवाल की नींद उड़ा दी है। दोस्तों, कांग्रेस के नेता कथित तौर पर दिमागी दिवालियापन से गुजर रहे हैं। अब वो इस बात में भी फर्क नहीं कर पा रहे हैं कि पड़ोसी किसे बोलते हैं और दुश्मन किसे बोलते हैं। कांग्रेस के नेताओं का पाकिस्तान प्रेम फिर से जाग उठा है। ये पहली बार नहीं है कि किसी कांग्रेस के नेता ने पाकिस्तान के प्रेम में कसीदे पढ़े हैं। इससे पहले भी कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान के साथ अपना और कथित तौर पर कांग्रेस का प्रेम जाहिर कर चुके हैं। कांग्रेस के नेता मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध और पाकिस्तान से प्रेम करने लग जाते हैं। उन्हें खुद ही नहीं पता चलता है कि जिस पाकिस्तान को वो पड़ोसी बता रहे हैं, कांग्रेस के नेता ये भूल गए हैं कि उन्हीं के शासनकाल में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को पाकिस्तान से आए दहशतगर्दों ने दहला दिया था। वो ये भूल गए हैं किसी पाकिस्तान ने हमारे देश के अभिन्न अंग कश्मीर को लंबे समय तक अशांत रखा। लेकिन पीएम मोदी के आने के बाद जब पाकिस्तान के होश पाकता है तो शायद कांग्रेस को पसंद नहीं आ रहा है। तभी तो कांग्रेस के नेता पाकिस्तान को एक बेहतर पड़ोसी मुल्क बताने की जुगत में लगे हैं। लेकिन कांग्रेस नेता को लेकर अब जो खुलासा हुआ है उससे सब चौंक गए हैं। दरअसल कर्नाटक कांग्रेस के नेता बीके हरिप्रसाद ने कहा है कि पाकिस्तान बीजेपी के लिए दुश्मन देश हो सकता है, लेकिन कांग्रेस उसे केवल पड़ोसी देश ही मानती है। वहीं बीजेपी ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस पर देश विरोधी भावनाओं को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। दरअसल हरिप्रसाद ने ये बयान तब दिया है जब कर्नाटक में बीजेपी ने कांग्रेस उम्मीदवार की राज्यसभा चुनाव में जीत के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के आरोप लगाए हैं। इंडिया टुडे के अनुसार विधान परिषद में हरिप्रसाद ने कहा है कि वे एक दुश्मन देश के साथ हमारे रिश्ते के बारे में बोलते हैं। उनके अनुसार पाकिस्तान एक दुश्मन देश है, लेकिन हमारे लिए पाकिस्तान एक दुश्मन देश नहीं है, बल्कि ये हमारा पड़ोसी देश है। वे कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है। हाल ही में उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी जो लाहौर में जिन्ना की मजार पर गए और कहा कि उनके जैसा कोई दूसरा धर्मनिरपेक्ष नेता नहीं था, उनको भारत रत्न से सम्मानित किया। क्या तब पाकिस्तान दुश्मन देश नहीं था? वहीं कांग्रेस नेता के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी ने अपने एक हैंडल पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तान के प्रति कांग्रेस का रुख क्या है। बीके हरिप्रसाद ने सदन में ये स्पष्ट कर दिया है। पाकिस्तान को बीजेपी के लिए दुश्मन और कांग्रेस के लिए पड़ोसी बताकर यह स्पष्ट कर दिया है कि जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच घनिष्ठ संबंध वर्तमान पीढ़ी तक भी कायम है। इससे पहले बीजेपी ने ये आरोप लगाया था कि मंगलवार की रात कांग्रेस कार्यकर्ता राज्यसभा चुनाव में सैयद नासिर हुसैन की जीत का जश्न मना रहे थे, तभी वहां कुछ लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। हालांकि कांग्रेस के नेता इससे इनकार कर रहे थे। हालांकि इंडिया टुडे ने अपने सूत्रों के हवाले से छापी रिपोर्ट में बताया है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि वीडियो में पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद ही कहा जा रहा था। इंडिया टुडे की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में कहा गया है कि जो फॉरेंसिक रिपोर्ट राज्य सरकार को दी गई है उसमें कंफर्म है कि पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी वीडियो और ऑडियो दोनों में हुई है। यानी कि इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक जो फुटेज बीजेपी नेताओं ने शेयर की थी वो बिल्कुल भ्रामक नहीं है।
लोकसभा चुनाव में बस कुछ ही दिन बचे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की रणभेरी कभी भी बच सकती है। ऐसे में सभी पार्टियों ने तैयारी तेज कर दी है। पीएम मोदी ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं, वहीं राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं कि कैसे भी करके लोग कांग्रेस के साथ जुड़े। हालांकि वो बात अलग है कि पार्टी के बड़े नेता और कार्यकर्ता ही इस्तीफा देकर भाग रहे हैं। वही सभी पार्टियां अपने कैंडिडेट को लेकर मंथन कर रही है। इस बीच बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए लगभग 100 उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं, जिसमें कई चौंकाने वाले नाम हैं। बीजेपी की पहली सूची कभी भी जारी की जा सकती है। इस सूची को अंतिम रूप देने के लिए बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक गुरुवार रात लगभग 11 बजे से शुरू होकर शुक्रवार तड़के लगभग 3:30 बजे समाप्त हुई। इस बैठक को लेकर पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित तमाम बड़े नेता शामिल हुए। इस बैठक में नामों को लेकर तमाम मीडिया संस्थान सूत्रों के हवाले से नाम अपनी अपनी राय रख रहे हैं। इन रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि बैठक में तय किया गया है कि वाराणसी से पीएम मोदी, गांधीनगर से गृह मंत्री अमित शाह, लखनऊ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नागपुर से नितिन गडकरी और अमेठी से स्मृति ईरानी चुनाव लड़ेंगे। इनका नाम बैठक में फाइनल हो गया है। वहीं सूत्रों के हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि बंगाल के आसनसोल में टीएमसी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा को टक्कर देने के लिए बीजेपी भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को उतार सकती है। वहीं बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत बीजेपी के टिकट पर हिमाचल प्रदेश के मंडी से लोकसभा चुनाव लड़ सकती है। वहीं बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार को दिल्ली के चांदनी चौक से बीजेपी मैदान में उतार सकती है। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के भोपाल से वर्तमान बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का टिकट काटा जा सकता है। उनकी जगह बीजेपी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मैदान में उतार सकती है। वहीं चर्चा यह भी है कि शिवराज सिंह चौहान को विदिशा लोकसभा सीट से मैदान में उतारा जा सकता है। वहीं दिल्ली से बीजेपी कई चेहरों को बदलने की तैयारी कर रही है। इनमें गौतम गंभीर का नाम भी शामिल है। वहीं तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष के अन्नामलाई को भी मैदान में उतारे जाने की संभावना है। सूत्रों के हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान और मनसुख मंडाविया सहित कई केंद्रीय मंत्रियों को भी इस बार मैदान में उतारा जा सकता है। इन नेताओं को राज्यसभा के लिए हाल ही में हुए चुनाव में उम्मीदवार नहीं बनाया गया था। वहीं उत्तर प्रदेश में आरएलडी, अपना दल, सुभाषपा और निषाद पार्टी के लिए बीजेपी लोकसभा की 6 सीटें छोड़ेगी। आरएलडी के लिए 2 लोकसभा सीटें, अपना दल के लिए 2 लोकसभा सीटें, वहीं सुभाषपा और निषाद पार्टी के लिए 1-1 लोकसभा सीटें देने पर सहमति बनी है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि अक्षय कुमार, कंगना रनौत और पवन सिंह जैसे सुपरस्टार को मैदान में उतारकर बीजेपी चुनाव में बॉलीवुड और भोजपुरी का तड़का लगा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।